जय हिंद बच्चों। कल हम ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों हमने 24 तक कर लिए थे। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन था 25वां कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के बीच की दूरी के कैसे होता है। व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों 1/r वर्ग के समानुपाती। कैसे समानुपाती होगा? 1/r वर्ग के समानुपाती, यानी कि r का स्क्वायर जो क्या है समानुपाती किसके? f के। एंड वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/समानुपाती और किसके? वर्ग के, यानी कि r स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? समानुपाती। तो क्या बताया था बच्चों कि f कैसे समानुपाती होता है? m1 m2 के, और f समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 1/r स्क्वायर है और वर्ग हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण किसके बराबर होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 कर दे तो सही भी है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मंगल का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो मंगल के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो हमें कोई जानकारी है नहीं, तो बात किसकी करेंगे? चंद्रमा और पृथ्वी की। हमें भी पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 6 गुना होता है चंद्रमा का। तो जब चंद्रमा का निकालेंगे तो चंद्रमा के बराबर करने के लिए हमें पृथ्वी का 1/6 करने पड़ेगा, तब चंद्रमा के बराबर आएंगे। क्योंकि पृथ्वी का 6 गुना होता है। यदि 1 गुना करना है तो चंद्रमा का 6 गुना करना पड़ेगा, जब पृथ्वी के 1 गुने के बराबर आएगा। जब चंद्रमा का 6 गुना करा तो पृथ्वी का 1 गुना आ गया, लेकिन हमें निकालना चंद्रमा का है, तो 6 को पृथ्वी की साइड भेजेंगे तो 1/, में जाएगा और पृथ्वी के सापेक्ष आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है, गुरुत्वीय आकर्षण, ठीक है, गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण, ठीक है। बच्चों जो छोटा वाला जी होता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और जो बड़ा वाला जी होता है जो हमसे पूछा गया है उसे कहते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक स्थिरांक या नियतांक। स्थिरांक या नियतांक क्या होता है बच्चों? जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो कभी वैल्यू नहीं बदले, उसे ही कहते हैं स्थिर अंक या स्थिरांक, नियत अंक या नियतांक। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? गुरुत्वीय त्वरण। तो जी है और उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। और ये हमेशा फिक्स होती है, पूरे ब्रह्मांड में फिक्स है। तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय स्थिरांक। बच्चों इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया? मूल्य मतलब मान, जो कितना होता है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। और किसने घोषित किया था बच्चों? किसने निकाला था? लॉर्ड कैडेनविश। कैडेनविश ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था। बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है, कितना है? 38 किलोग्राम, तो बुध पर आपका वेट क्या होगा?
बच्चों यहाँ पे 10 है ग्रेविटी, ग्रेविटी 10 है, तब कितना है वेट 38, तो W कितना हुआ बच्चों 380। और जो चंद्रमा है सॉरी बुध है वहां पे ग्रेविटी करनी है 2.38। ठीक है, तो इस हिसाब से जब 10 है तो वेट है 380, तो जब 10 का आधा हो रहा है, कितना हो रहा है 10 का आधा, 1/3, तो वेट कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम। एक ही साथ आगे चलते हैं कि ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की। ग्रहों की गति के 3 नियम पढ़े थे हमने। पहला क्या था, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर। दूसरा क्या था, क्षेत्रफल वाला। और तीसरा क्या था, T की पावर समानुपाती R की पावर 3। ठीक है, तो किसने दिए थे, किसने दिए थे बच्चों, केपलर ने। मैं 31वें क्वेश्चन पे चला गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बच्चों जो G का मान है वो दिया था हेनरी कैडेनविश। लेकिन जो G की खोज की थी, मतलब ग्रेविटी की या गुरुत्वाकर्षण बल की, वो की थी न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन। वो सेब गिरा था, फिर उसने ग्रेविटी के बारे में सोचा। वो कौन थे, आइजैक न्यूटन। इसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है। बच्चों सबसे कमजोर बल तो गुरुत्वाकर्षण ही होता है, और सबसे अधिक प्रबल कौन सा होता है, नाभिकीय बल। इसी के साथ चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। बच्चों एक चीज नोटिस करो कि 6.67 सभी में आ रहा है, तो इनसे तो मैटर है ही नहीं, हमें बाद का देखना है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ये भी गलत है, हमें मात्रक ही देखना है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर किलोग्राम दे रखा है, लेकिन इनवर्स में दे रखा है, तो हमारा सही आंसर होगा ये। क्या लिखा हुआ है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो हमने क्या किया, मात्रक पता था, मात्रक को देखा, आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इसलिए मात्रक भी बहुत जरूरी होते हैं। आप वैल्यू याद कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको मात्रक भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो आप कर ही नहीं पाते अगर आपको मात्रक पता नहीं था। तो पहला वाला तो सेम ही दे रखा है सब में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसलिए जिनको मात्रक पता था वो कर पाए होंगे, जिनको नहीं पता था वो नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। W दिया हुआ है 200 न्यूटन, तो देखते हैं 200 बराबर क्या होता है, मास इंटू G का मान कितना दिया हुआ है 10, तो M निकालना है, 10 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 20। आंसर क्या होगा 20 किलोग्राम। किलोग्राम क्यों होगा, क्योंकि M का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। F का या W का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसलिए यहाँ पे न्यूटन भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा मात्रक 20 किलोग्राम है, तो 20 के साथ जिसमें किलोग्राम होगा वो ऐड करेंगे। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की त्रिज्या द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के आधे हैं, यानी कि Gm/r। ठीक है, यही था। तो जब उसके द्रव्यमान पृथ्वी की द्रव्यमान से आधे हैं, त्रिज्या और द्रव्यमान, तो जब द्रव्यमान में रखेंगे हम, और r भी आधा है ना,
तो ये ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4, हो जाएगा 2 बार, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों 19.6। आओ देखते हैं जी कैसे निकालते हैं बच्चों। Gm/r²। कैसे निकालते हैं जी किसी भी ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे निकालते हैं, Gm/r²। तो इसमें हमने क्या किया कि पृथ्वी का तो हमें पता है, ठीक है, कितना होता है 10, लेकिन जो ग्रह का हम निकाल रहे हैं वो पृथ्वी से आधा है, उसकी त्रिज्या भी आधी है, तो उसका द्रव्यमान भी आधा है। तो हम क्या करेंगे, जी तो वैसा का वैसा रहेगा, एम को आधा लिख देंगे, उसके बाद में जो आर है उसको भी आधा लिख दिया। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हम पाएंगे हमें ये मिलेगा। ये तो हो गया जी जो पृथ्वी का था, आगे लिखा हुआ है 2 यानी कि डबल। तो पृथ्वी का कितना होता है 9.8, तो जब डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसके बाद में हमारा लास्ट चल रहा है 36वां क्वेश्चन आ गया कि जी का मान किसके साथ बढ़ता है। जी का मान किसके साथ बढ़ता है, आयतन में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि, आयतन में कमी, ऊंचाई में कमी। बच्चों हमने पढ़ा था पृथ्वी के लिए कि हम केंद्र से ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, लेकिन ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, यानी कि ऊंचाई के साथ जी का मान घटता है। तो ऊंचाई में वृद्धि होगी तो जी का मान घटेगा, लेकिन ऊंचाई में कमी होगी तो जी का मान बढ़ेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। हमने अप्रोक्स 36,000 और 35,000 बताया था, इनके मध्य में ही होता है। वो एक पूर्ण परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, जो डायरेक्ट बताया था, हम थ्योरी पढ़ रहे थे इस चैप्टर की, तो भू स्थिर उपग्रह के बारे में सारा कुछ हमने डिटेल से डिस्कस किया था और पाया था कि उसका आवर्तकाल कितना होता है 24 आवर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन ही समाप्त हो गए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं गति के नियम। बच्चों आज का हमारा यूनिट है गति के नियम, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन के नियम, और न्यूटन के नियम क्या क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ में कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों। पहले न्यूटन के नियम पढ़ने से पहले जड़त्व या इनर्शिया के बारे में जान लेते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। कोई भी वस्तु रखी हुई है धरातल पर तो वो वस्तु अपनी स्थिति में चेंज करने का विरोध करती है। वो चाहती है कि मैं ऐसी की ऐसी ही बनी रहूं और मैं अपना स्थान, अपना प्लेस चेंज नहीं करूं। यही होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया की परिभाषा देखिए कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है, विरोध करता है। यानी कि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और वो गति कर रहा है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है। यही होता है इनर्शिया। इनर्शिया के लिए ये समझे कि कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, गैलीलियो ने। गैलीलियो कौन है, वैज्ञानिक हैं। गैलीलियो वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया जड़त्व के बारे में। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर। जब भी इनर्शिया की बात आएगी तो किस पर निर्भरता बताएंगे,
द्रव्यमान एन त्रिज्या, यानी कि उसका क्षेत्रफल। अर्थात जितना अधिक द्रव्यमान होगा वस्तु का जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कोई बड़ा पत्थर है, 100 किलो का पत्थर है, और एक छोटा पत्थर है, 2 किलो का पत्थर है। आपको क्या लगता है कि कौन अपनी जड़त्व को मेंटेन करके रख सकता है, 100 किलो का या 2 किलो का? यानी कि हम इसको हिलाने का प्रयास करें या फिर इसको हम लुढ़काने का प्रयास करें, तो कौन सा ऐसा पत्थर है जो मेंटेन कर सकता है कि मैं तो ऐसा का ऐसा ही रहूँगा? तो ऑब्वियस बात है कि 100 किलो वाला दिक्कत करेगा, ये चाहेगा कि मैं ऐसा का ऐसा रहूँ, और ये भी चाहेगा, लेकिन इसका चाहना नहीं हो पाएगा क्योंकि हम इसको नहीं हिला पाएंगे, लेकिन इसको तो हिला ही लेंगे। इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़त्व। जड़त्व को इस प्रकार समझा जा सकता है कि कोई भी पदार्थ अपने वजूद को वैसा का वैसा रखना चाहता है जैसा वो है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना चाहता है। अतः द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करेगा, और जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना अधिक होगा। इस प्रकार से जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है जड़त्व किसका? विराम का। विराम के जड़त्व में ऐसा है कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो ऐसा चाहती है कि मैं रुकी हुई ही रहूं, यानी कि वह वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। वो चाहती है कि मैं विराम अवस्था में हूं और मैं विराम में ही रहूं, मैं गतिशील नहीं होना चाहती। गतिशील होने का विरोध करती है। जैसे पेड़ को हिलाने पर फल टूटकर गिर जाते हैं। हम पेड़ को हिलाते हैं, यहाँ पे फल है, इसको हिलाएंगे तो ये जैसा है वैसा रहना चाहता है। इसलिए जब पेड़ हिलता है और ये अपनी जगह पर ही रहना चाहता है तो ये टूट के गिर जाता है। इसकी जो टहनी होती है वहाँ से जो फल कनेक्टेड होता है वहाँ से टूट के गिर जाता है। इसी प्रकार से कंबल में होता है कि हम उसे पीटते हैं, झटकारते हैं, तो कंबल में जो धूल के कण होते हैं वो अपनी जगह पर ही रहने का प्रयास करते हैं और उसे पीटने पर अपनी जगह पर रहने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से गोली मारते हैं हम, जैसे कोई कांच है, इसमें हम पत्थर की मारेंगे तो पूरा ही टूट जाएगा, लेकिन जब इस पर गोली द्वारा छेद किया जाता है तो छेद हो जाता है, क्योंकि आसपास का अपनी स्थिति में रहने का प्रयास करता है और जहाँ पे गोली हिट करती है वहाँ पे छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पे टुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से गति का जड़त्व, गति का जड़त्व इस प्रकार कहता है कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो जब उस पर कोई बल लगाया जाता है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है और स्थिर अवस्था का विरोध करती है, अन्य स्थिति में जाने का विरोध करती है। यानी कि वह गुण जिसके कारण वस्तु गत्यावस्था का परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। यानी कि अगर गतिशील अवस्था में है तो वो चाहती है कि मैं गतिशील में ही बनी रहूं। अर्थात गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि गाड़ी के साथ साथ यात्री भी उसी गति से आगे चल रहे होते हैं गाड़ी में बैठे हुए। लेकिन जब ब्रेक लगाया जाता है गाड़ी रुक जाती है, जैसे गाड़ी रुकी वो यात्री आगे की ओर गति करते हैं, आगे की ओर झटका लगता है। क्यों लगता है? गति के जड़त्व के कारण। इसी प्रकार से ट्रेन से कूदने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो वो ट्रेन के साथ ही गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से बाहर कूदता है तो वो चाहता है कि वो स्थिर अवस्था में रहे, लेकिन ट्रेन से वो जो गति कर रहा था तो उसका शरीर उसे आगे की ओर धकेलता है। इसी प्रकार से अगला है दिशा का जड़त्व, यानी कि कोई भी वस्तु है वो अपनी दिशा में परिवर्तन का भी विरोध करती है, परिवर्तन करने में खुद से असमर्थ होती है। जैसे चलती हुई साइकिल सीधी चल रही है
सीधी चल रही है, जब इसे हम टर्न पे काटेंगे या टर्न पे मोड़ेंगे तो हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मडगार्ड होते हैं, मडगार्ड लगाते हैं ना ताकि ये छींटे जो कीचड़ है वो अपने ऊपर ना आ जाए, इसीलिए मडगार्ड लगाते हैं। क्योंकि वो टायर के साथ घूमता रहता है पानी या कीचड़, तो जब उसे ऊपर की साइड पे वो रोटेट करता है तो उसको पीछे आने के चांस रहते हैं, तो मडगार्ड लगाए जाते हैं, मडगार्ड, ताकि वो उसके साथ ही नीचे गिर जाए और कपड़े खराब नहीं हो। बच्चों अब आते हैं न्यूटन के गति के नियम। और न्यूटन के गति के नियम किस पर आधारित है? पहला तो है जड़त्व के नियम पर, या इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व के नियम को अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बच्चों एक चीज और याद रखने वाली है इसमें कि न्यूटन ने अपनी कौन सी किताब में गति के नियमों की बात की थी, तो उसका नाम था प्रिंसिपिया। इस किताब का नाम याद रखिए, डायरेक्ट किताब भी पूछ सकता है कि न्यूटन ने अपनी गति के नियम किस किताब के माध्यम से प्रकाशित किए थे। और गति के नियम प्रतिपादन किस वर्ष किए थे? 1687 में। दोनों चीजें याद रखनी है बच्चों। इसके बाद में पढ़ते हैं गति का पहला नियम, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। और गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहने का प्रयास करेगी, और कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहने का प्रयास करेगी। यानी कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। यानी कि यदि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो तो कोई स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा। डिस्टरबेंस होने के बाद चेंजेस हो सकते हैं, जैसे चलती हुई बस में ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, जड़त्व का विरोध कर रहे हैं लेकिन वो ब्रेक के कारण बाह्य बल लग रहा है और आगे की ओर झुक रहे हैं। पत्थर मारने पर कांच का फूट जाना, गोली मारने पर छेद होना, इसी प्रकार से दरी को पीटने पर धूल कणों का गिरना, वो सब स्थिर अवस्था में है लेकिन बाह्य बल लग रहा है, इस कारण से गतिमान हो रहे हैं। वैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुकना, और ये सब चीजें हम हमारे दैनिक जीवन में देखते भी हैं। तो ये किस पर आधारित है? जड़त्व के नियम पर। और जड़त्व का पहला नियम किसकी बात करता है? बल की परिभाषा की। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जड़त्व का पहला नियम या न्यूटन का पहला नियम हमें क्या देता है? हमें क्या देता है? बल की परिभाषा। बच्चों इसके बाद है बात संवेग की। संवेग की बात हम लगभग हर चैप्टर में कर रहे हैं। और संवेग क्या होता है? P बराबर एम वी। हमने ढंग से पढ़ रखा है कि P बराबर एम वी, और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। इसके साथ साथ हमने इसकी विमा भी पढ़ रखी है। इसकी विमा होती है m1 L1 T-2। कैसे निकाली? किलोग्राम की m1 और मीटर की L1, सॉरी T-1 आएगा बच्चों, T-1, और सेकंड एक बार है इसलिए T-1। हमने विमा भी पढ़ रखी है। और ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, और विमा भी पढ़ ली। और सदिश राशि क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें दिशा का रोल होता है, इसमें वेग आया हुआ है। और यहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। संवेग की बात हमने अच्छे से कर रखी है, फिर भी हमने समझ लिया। बच्चों इसके बाद है आवेग, इम्पल्स। आवेग क्या होता है? जितने समय के लिए किसी वस्तु पर बल प्रभावी होता है, यानी कि बल को यदि हम समय से गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा कितने समय के लिए वो बल प्रभावी है, और उसे ही क्या कह देंगे? आवेग। तो आवेग क्या हुआ? बल
इंटू समय। और आवेग को किससे निकालते हैं? डेल्टा पी से। और कैसे निकालेंगे? बल को समय से गुणा करके। और इसका ऐसा मात्रक क्या होगा बच्चों? न्यूटन इंटू सेकेंड। क्यों? क्योंकि न्यूटन होता है बल का और सेकेंड क्या का होता है? टाइम का। तो इसका आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। और इसकी विमा क्या होगी? आपको एक खास बात बताऊं बच्चों, कि जो संवेग की विमा होती है वही आवेग की विमा होती है। आइए निकालते हैं। बल का क्या होता है? m1 l1 t-2। इसके बाद में सेकंड है तो इसकी क्या होगी? t-1। तो ये काय की विमा है। इसको सोल्व करते हैं। ये काय की विमा है? संवेग की। यानी कि आवेग की विमा और संवेग की विमा एक समान होती है। और आवेग की तरह संवेग की तरह आवेग भी सदिश राशि होता है। बच्चों ये पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हमारा दूसरा नियम है उसमें इनकी चर्चा की जाएगी। तो उस टाइम पे आप सोचोगे कि संवेग क्या आ गया, आवेग क्या आ गया, इसलिए पहले पढ़ा दिया। अब पढ़ते हैं बच्चों गति का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार बच्चों किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पर उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि जो बल है वो किसके समानुपाती है? संवेग में परिवर्तन की दर। इसको तो इस प्रकार लिख देंगे। F किसके समानुपाती है? P आया कुछ समझ में? परिवर्तन की दर यानी कि T की बात कर रहे हैं और परिवर्तन यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। जहां दर आ गया वहां तो पक्का हो गया कि समय की बात हो रही है और समय काय में रहेगा? बटा में। और दर की बात हुई इसलिए T। और परिवर्तन पूछ लिया तो परिवर्तन के लिए अंतिम माइनस प्रारंभिक करना पड़ेगा। तो ये नियम ये कहता है कि आरोपित जो बल है वह उस वस्तु में उत्पन्न संवेग की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि आरोपित बल संवेग में परिवर्तन दर के समानुपाती। जो F है किसके समानुपाती बता दिया? dp बाई dt के। तो पहले नियम से हमें बल के परिभाषा के बारे में चर्चा मिली थी। इसमें हमें मिल रहा है कि बल क्या होता है। आइए आगे समझते हैं कि जो dp है इसको क्या लिख सकते हैं? mv। और नीचे क्या है? t। ठीक है। तो जो v है और t है, हमने क्या पढ़ा था? त्वरण। क्या हुआ था त्वरण? वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि कितना टाइम लगा। तो m तो वैसा का वैसा और v बाई टी की जगह हम लिख देंगे m a। इसे दोबारा समझ लीजिए कि जैसे f है किसके समानुपाती है? dp बाई dt के। dp बाई dt क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर जो किसके समानुपाती होती है? f के। इसको हम इस प्रकार लिखें कि m dp बाई dt। क्योंकि हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं और ये जान चुके हैं कि जो m होता है, मास होता है, ये हमेशा नियत होता है। तो यदि हम d के अंदर mv लिखें तो ये तो नियत है, तो इसको हम बाहर ला सकते हैं। तो dp क्या होता है? m dv। m को बाहर क्यों लाए? क्योंकि यदि हम d के अंदर mv लिखेंगे तब भी एक ही बात है, क्योंकि m स्थिर होता है इसलिए हम इसे बाहर ले आते हैं और dv को एक साथ लिख देते हैं। और dv बाई dt क्या होता है बच्चों? त्वरण। ये क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर मतलब dt और परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन dv। तो इसको हम लिख देते हैं ma, जो किसके बराबर है? f के। और f क्या होता है? बल। तो इससे बल का फॉर्मूला हमें मिलता है। यानी कि यह सिद्ध हो गया कि जो दूसरा नियम है न्यूटन का, यह हमें क्या देता है? बल का फॉर्मूला। इसको आगे पढ़ते हैं कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन।
CGS मात्रक डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 ठीक है। बल सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का रोल होता है। और क्यों होता है सदिश राशि, इसका भी परिमाण दिया हुआ है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसके बाद में इसके बारे में आगे जानकारी है कि वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वजन के समानुपाती होता है या वजन के समान होता है। किसी वस्तु को यदि उठाने में 10 न्यूटन का हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है तो ये क्या है, इसका वजन या भार। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। ठीक है, बल द्वारा हम स्थिति को बदल सकते हैं। और किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी यदि वस्तु के आकार में परिवर्तन ना हो तो यह है दृढ़ता है। इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा, पदार्थ के गुण। इसमें हमने दृढ़ता, आघात वर्धनीयता, विकृति वगैरह के बारे में, सबके बारे में पढ़ा था। जब तक कोई बल नहीं लगेगा वस्तु एक समान गति करेगी। ये तो पहला नियम था कि वस्तु जब तक उस पर बाह्य बल न लगे वस्तु अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने पर भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दृढ़ता की परिभाषा ही यही है कि यदि हम उस पर बल लगाएं और उसका शेप चेंज हो जाए तो काय की दृढ़ता, फिर उसको दृढ़ वस्तु बोला ही नहीं रहेगा। तो यदि बल लगाने पर भी वस्तु का दृढ़ भाग का दृढ़ गुण प्रभावित नहीं होता है तभी वस्तु को दृढ़ वस्तु कहा जाता है। जैसे कराटे के खिलाड़ी होते हैं, ईंट तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है क्योंकि ईंट दृढ़ होती है। जो ईंट होती है वो दृढ़ होती है तो उसमें सेंटर ऑफ मास में मारा जाता है तब ईंट टूट पाती है, और वो भी बहुत अधिक वजन से या बहुत अधिक फोर्स से। हम मारेंगे तो बच्चों हमसे तो टूटेगी ही नहीं क्योंकि वो दृढ़ है और हम में इतना पावर नहीं है। वो टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगती है क्योंकि टेनिस की जो बॉल होती है वो सॉफ्ट होती है, क्रिकेट की हार्ड होती है। और हार्ड क्या होते हैं, दृढ़। तो दृढ़ के कारण इससे अधिक चोट लगती है। यदि कील को गहराई तक धंसाने के लिए बड़े हथौड़े के साथ साथ अधिक चोट की आवश्यकता होती है, उसी कारण वो हम ठोक पाते हैं। गद्दे की तुलना में परस्पर अधिक चोट लगती है। फर्श अधिक दृढ़ होता है, गद्दा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। इसी प्रकार से ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बच्चों आपने रेसलर्स को देखा, जो कुश्तियां वगैरह करते हैं, पहले उसको जमीन को खोदते हैं उसके बाद में लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? अगर एक दूसरे को गिरा भी दे, नीचे उल्टा पटक भी दे तो उनको कम चोट लगे। और अंतिम हमारा नोट है कि न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है। तो क्या है, F बराबर ma। अच्छा, इस प्रकार से आज की क्लास हमने कंप्लीट करी। इसमें हमने गति के नियमों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में थोड़े एग्जाम्पल्स भी देखे। बच्चों अगली क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और साथ में PYQs भी करेंगे। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, और अग्निवीर के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।